आजकल दौर ऐसा है कि चप्पलें एयर कंडीशन दुकानों में बिकती है जी और किताबें रास्ते पर बिकती है। एग्जैक्टली सर, एक वर्ड है विसल ब्लोअर। क्या वो सिर्फ मायने रह गए अभी इंडिया में? विसल ब्लोअर ये एक सिर्फ शब्द बनकर नहीं रहेगा, उसका कुछ मायना तैयार होगा। लेकिन कौन जर्नलिस्ट है जो वहाँ फील्ड पर जाकर ढूंढ रहा है? मतलब जिस लड़के के हाथ में डिग्री होनी चाहिए यस और या अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, वो हाथ में कावड़ लेके घूम रहा है, ये कहाँ जा रहा है देश? Exactly. आज तुम मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे क्या है ढूंढ रहे हो? कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। टेल द ट्रूथ एंड शेम द डेविल, लोगों को सच बताओ और शैतान को शर्मिंदा करो। ये उस किताब में मैंने सेंटेंस पढ़ा था, तो वो एक मुझको हिट कर गया था। ये बात मुझे वाकई में सच लगी थी कि हाँ, लोगों को सच बताना बहुत जरूरी है। देखिए सर, नासिक, ये शहर और जितना मराठवाड़ा है, तो ये तो हमेशा सबने बात की, डेवलपमेंट की बात करते हैं। नहीं, क्या उन्होंने क्या डेवलपमेंट, उन्होंने नाम बदल दिया शहर का। मुझे कई बार पूछते हैं कि तुम औरंगाबाद क्यों बोलते हो? मैं बोला मैं औरंगाबाद ही बोलूँगा। जब तुम अहमदाबाद का नाम बदलोगे ना, हाँ तब मैं संभाजीनगर बोलूँगा। पहले अहमदाबाद का बदलो, मोदी वहाँ का है ना, हाँ तो बदलो ना। 13 साल वहाँ मुख्यमंत्री था, नहीं बदला। उसके बाद 12 साल प्रधानमंत्री है। 25 सालों में तुमने तुम्हारे शहर का नाम नहीं बदला। हमारे यहाँ पे नाम बदल रहे हो और कह रहे हो कि इसको डेवलपमेंट कहो। जर्नलिज्म इज बिकमिंग वॉइस फॉर द वॉइसलेस। जिसको आवाज़ नहीं है उसके लिए आवाज़ बनना, ये जर्नलिज्म है। अगर तुम वही नहीं कर रहे हो तो तुम अपनी माँ के साथ बेईमानी कर रहे हो। नासिक में कुंभ मेला के लिए कितना पैसा दे रहे हो? 14,000 करोड़। वहाँ कौन आने वाला है? सारे गांजा पीने वाले आने वाले। हम नासिक में रहते हैं, जी टनों में, ट्रक में भर भर कर गांजा आता है, पूरी सिटी को गंदा करके चले जाते हैं। 40 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ 6 करोड़ लोग आने वाले हैं। नासिक में 600 सुलभ शौचालय भी नहीं है। ये कहाँ गंदगी करके चले जाएंगे पूरे शहर में? उसके लिए तुम्हारे पास 14,000 करोड़ है, लेकिन मेरे महाराष्ट्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास 2,000 करोड़ नहीं है। हेलो, मैं माजिद निज़ामी फिर से आपका स्वागत करता हूं मुद्दा कुर्सी का। आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी है, वो एक राइटर है, एक जर्नलिस्ट है और सोच से आगे जो जर्नलिज्म को ले जाई जा सकती वो शख्सियत है। इनकी सबसे बेहतरीन बुक है जिसको सारे जर्नलिस्ट पढ़ते हैं और उस पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि सर इतनी आगे तक कैसा इस पे पहुँचे। वो बुक का नाम है हु किल्ड जस्ट लोहिया। ये वो नाम है और जर्नलिज्म आपका काम ये है कि आपका नाम इतना मशहूर है। आज मैं औरंगाबाद के सामने वो जर्नलिस्ट को पेश कर रहा हूँ जिसको बहुत लोग एडमायर करते हैं, जिसका नाम ही उनके लिए तारुफ है। आपको वो पता चलेगा कि एक्चुअल जर्नलिज्म होती क्या है। मैं ज़्यादा डेफिनेशन देते बिना आगे बढ़ता हूँ सर की तरफ, जिनका नाम है निरंजन टाकले सर। इनका नाम ही काफ़ी है कि ये क्या शख्सियत है। मैं सर की तरफ लेके चलता हूँ आपको सर के तारुफ के साथ। वेलकम सर मुद्दा कुर्सी का। मेरी अपॉर्चुनिटी है सर कि आपके साथ मुझे बात करने का मौका मिला। आप वो पर्सनालिटी है जिसने इन्वेस्टिगेशन को बहुत ऊंचाइयों पे लेके गए और हमारे शहर की जनता इस चीज़ को पसंद करती है। पढ़ने लिखने वालों का शहर रहा, यहाँ पर ये अदब का शहर रहा, लिटरेचर का शहर रहा। तो मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ कि आपने हमको बहुत ही कम टाइम में आपने हमको वक्त दिया कि हम कुछ मुद्दों पे बात कर सके। और ये चीज़ हमारे यंग जर्नलिस्ट तक ये बात पहुँचानी चाहिए। जिस तरह मैं भी इस एंकरशिप में आया हूँ तो मेरे भी कुछ आइडल्स है, उसमें से एक आप है। थैंक यू। और ये मेरा बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं आपका कि आपने मुझे बहुत कम नोटिस पे टाइम दे दिया। मैं आपसे आपकी जर्नी की स्टार्टिंग जानना चाहूँगा कि सर ये जर्नी स्टार्ट कैसी हुई? मैं नासिक में रहता था और एक्चुअल मतलब ये लंबी कहानी है। जी। मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, नदीम शेख, और हम बिल्कुल भाई की तरह थे, एक दूसरे के घर पे ही रहते थे। तो इंजीनियरिंग के लिए मुझे पूना जाना पड़ा। इंजीनियरिंग होने के बाद मैं काम कर रहा था, तो करीब हमारे बीच में 10-11 साल की गैप आ गई थी। 94 में मैं वापस आया। और 94 में नासिक में मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। लेकिन जब भी नदीम को मिलता था तो मुझे लगता था कि वो कुछ दूरी आ गई है। पहले की तरह वो बात नहीं करता था, पहले की तरह घर पे नहीं आता था, उसके घर वालों का बर्ताव भी बदल गया था। तो एक दिन मैंने उसकी माँ से पूछा, उनके घर पे जब गया था, कि नदीम इस तरह क्यों बर्ताव करता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा 92 के बाद कई सारे लोगों के नकाब फट गए जी, तब से हम थोड़ी सी दूरी बनाकर ही रखते हैं। तो वो बात मुझे इतनी बुरी लगी
कि मैं घर पे आके रोया। मैंने अपनी माँ से बोला कि ऐसा ऐसा नदीम की माँ कह रही थी, तो उन्होंने, और मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ जो कुछ हुआ। तो मेरी माँ ने उस वक्त मुझे कहा था कि ये जायज़ है कि उनका भरोसा टूट गया, जी भले वो तुमने ना तोड़ा हो, लेकिन भरोसा टूटा है, और अगर टूटा है तो वो कमाना पड़ेगा। वो ऐसे थाली में सजा कर भरोसा जा सकता। जी ट्रस्ट हैज़ टू बी अर्नड। यस यस आपने मेरी किताब का जिक्र किया, तो मेरी किताब में भी बार बार ये सेंटेंस आई है कि भरोसा जीतना पड़ता है, कमाना पड़ता है। जी और वो एक बात मेरे मन में रह गई। फिर 96 में सरकार गिर गई। मैंने 94 में बिज़नेस शुरू किया था। ओके 96 में जब सरकार गिर गई नरसिंह राव की, जी 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 तो दो मुद्दों पर चुनाव हुए थे। एक तो हर्षद मेहता का स्कैम। स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ था, और आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन उस वक्त स्टॉक मार्केट में जो स्कैम हुआ था वो 8,000 करोड़ का था। जी जी और प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने 1 करोड़ की रिश्वत ली। ओके अब मैं बिजनेस कर रहा था, मुझे मालूम था सादा से सादा काम, गटर का भी काम करवाना हो जी तो वहाँ का कॉरपोरेटर 5% 10% लेता है। एग्जैक्टली यहाँ प्रधानमंत्री पर 8,000 करोड़ के स्कैम को छुपाने के लिए 1 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे थे, जी लेकिन वो मीडिया चला रहा था। दूसरी बात, रथ यात्रा से शुरू हुई थी। जी लालकृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, तब से एक नफरत बढ़ रही थी, और फिर बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो वो इसकी मतलब हम कहेंगे इंतहा थी उस नफरत की। भारत के सेक्युलरिज्म पर वो क्लियर कट हमला था सीधे तौर पे, और जिसकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मीडिया का अगर रोल इतना अहम है, प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों का परसेप्शन बदलते हैं, तो क्यों ना मीडिया ही ज्वाइन करे और जो गलत हो रहा है जी उसके बारे में बोले, जो सच है वो लोगों के सामने रखा करे। इसलिए मेरी कंपनी, मेरी 2.5 करोड़ का टर्नओवर था, जी 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 एक रात में मेरी कंपनी बंद कर दी, और दूसरे दिन नासिक में केबल न्यूज़ चैनल शुरू किया, और तब से मैं जर्नलिज्म में हूँ। सर, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था, एक कंपनी बंद कर जर्नलिज्म की तरफ बढ़ना, उसको हाँ। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का नाम देकर उसको आगे। नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये उस वक्त तो मतलब किसी को ये लफ्ज़ भी पता नहीं जी था, जी जी लेकिन मेरी सोच ये थी, मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो किताब में लिखा था, जो सेंटेंस है वो मेरी किताब का कैप्शन है, कैप्शन है। टेल द ट्रूथ एंड शेम द डेविल। लोगों को सच बताओ और शैतान को शर्मिंदा करो। ये उस किताब में मैंने सेंटेंस पढ़ा था, तो वो एक मुझको हिट कर गया था। ये किसी पॉलिटिकल को, किसी को ये तंज भी था। तंज भी था। हाँ, ये बात मुझे वाकई में सच लगी थी कि हाँ, लोगों को सच बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग गुमराह हो रहे हैं और मीडिया कर रहा है। तो और खबर कौन सी होती है, मतलब कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कई सारे पावरफुल लोग जो सोचते हैं कि ये लोगों तक ना जाए, वही असली खबर होती है, डीप रूट वाली खबर। हाँ, कौन सी इंफॉर्मेशन लोगों को ना मिले, ऐसा बहुत सारे लोग जब सोचते हैं, तब वो इंफॉर्मेशन लोगों को बताना, वो ढूंढना, यही असली खबर है, और फिर उसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। नाम लग रहा है, क्योंकि सर अक्सर ये होता है कि जो हमको न्यूज़ पे दिखाया जाता है, वो तो खबरें पूरी शहर में, सिटीज़ में, कंट्री में इतनी जल्दी स्पीड करती है, और जो उसका बैकग्राउंड रहता है, जो अच्छा सच्चाई रहती है, वो अक्सर सामने नहीं आती है। वो सच्चाई का काम आपके ज़रिए होता है, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उसको आप टैकल कैसा करते हैं? सबसे पहली बात कौन से प्रॉब्लम, मतलब कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो प्रेशराइज भी होते होंगे कहीं ना कहीं से। हाँ, तो इसको अगर यंग जर्नलिस्ट आपको देख रहा है, तो ये प्रेशर अगर यंग जर्नलिस्ट के ऊपर आता है, तो इसको कैसा हैंडल करें? देखिए, एक तो मतलब यंग जर्नलिस्ट के लिए मैं ये कहूँगा कि पहले ये तय करो कि तुम जर्नलिज्म में क्यों आना चाहते हो। सिर्फ कार्ड छपवा कर, आइडेंटिटी कार्ड बनाकर, ट्रैफिक पर, सिग्नल पर पुलिस को दिखाने के लिए आपको जर्नलिस्ट बनना है, या वाकई में तुम्हारी कमिटमेंट किसके साथ है? तुम्हारी कमिटमेंट सच्चाई के साथ है, आम आदमी के साथ है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कमिटमेंट होने की ज़रूरत नहीं। सच्चाई से अगर तुम्हारी कमिटमेंट है तो वो दिखाना चाहिए। और
मैं एक बात और भी कहता हूँ कि एक प्रोफेशनल हजार्ड नाम की जी बात जी, है। जी जी मतलब ट्रैफिक पुलिस जो होता है उसे ये हक नहीं पहुँचता कि वो शिकायत करे कि बारिश में उसे खड़ा रहना पड़ता है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है। तो जर्नलिस्ट अगर बन रहे हो तो शिकायत करने का कोई भी रास्ता नहीं ज़रूरत नहीं है। जर्नलिज्म कर रहे हो तो आपको धमकाया जाएगा, आपको प्रेशराइज किया जाएगा, आपको पैसे देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इन सब के बावजूद मैं जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखूँगा। इस किस्म की कमिटमेंट अगर हो तो ही जर्नलिज्म में आना चाहिए। बाकी सब इश्तेहार है। इश्तिहार है। देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करो, आप पॉलिटिकल रैलीज कवर करने जाओ, ये वो जो कहते हैं वो आपको लिखना पड़ता है। ये तो सही बात है। आप अपनी मन से उसमें कुछ नहीं लिख कुछ नहीं कर सकते हो। सकते। तो वो इश्तेहार के तौर पर ही है वो। खबर आइडिया- वही है जो लोगों तक ना पहुंचे, ये नेता लोग सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। खबर वही है जो लोगों तक ना पहुंचे। लोगों तक ना पहुंचे, वही असल खबर मानी वही जाएगी। असली खबर। सर, इंडिया में जर्नलिज्म बिना पॉलिटिकल के जिंदा रह सकती है? जरूर जिंदा रह सकती है, बिना पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इंटरफेरेंस। रह सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस का मतलब कि वजह कौन बताता है? जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस को बर्दाश्त करता है या होने देता है। आप होने ही मत दो। ये सही बात है। आप मतलब वो जो कहते हैं, मतलब कई बार आपने देखा होगा इंटरव्यूज में राहुल गांधी कहते हैं जी। कि लोग उनको गाली देते हैं। तो मैं अगर तुम लोगे तो वो गाली है, तो लो ही मत। उसे किसी चीज को स्वीकार करना या नकारना यह आप पर निर्भर है। एग्जैक्टली। तो सर, आप जैसा बता कर रहे कि स्वीकार करना और नकारना, तो जब भी कोई शख्स आपको एडमायर करते, जितने लोग आपको पढ़ते हैं, यंग जनरेशन आप आजकल आपको ज़्यादा वो कर रही है, एकदम पसंद कर रही है, क्योंकि आजकल की मीडिया का एक रुख बदल गया, पेड मीडिया हो गई है। हाँ। तो सर, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि कॉमेडियन भी रिपोर्टिंग में आ चुके हैं, हाँ, तो फिर मीडिया किधर है? देखिए, अभी तो टेलीविज़न चैनल्स पर आप जो देख रहे हैं ना, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो परफॉर्मर्स है। वो परफॉर्म करते हैं। सिंदूर चल रहा है तो वो सिंदूर के लिए परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अगर चल रहा है, किसी भी बात को वो परफॉर्म करने जाते हैं। इंडिया का अगर चांद्रयान पर गया तो आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट के जी, कपड़ों में एंकरिंग कर रहे थे, ग्रीन स्किन लगाकर। हाँ, क्रोमा करके उसको। अब मतलब मुझे कभी कभी अचरज होता है कि अगर कोई मतलब आग में मर गया जल के, तो ये क्या करेंगे? इसको भी तो ये क्या परफॉर्म करने जाएंगे? तो परफॉर्मेंस अलग है, जर्नलिज्म अलग है, रिपोर्टिंग अलग है। मैं जो कह रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज, ये कवर करना रिपोर्टिंग हो गया। ये जर्नलिज्म नहीं है, वो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग हो है। गई। जर्नलिज्म वही है जो असली खबर ढूंढे। ढूंढ के निकाले। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया आज की, कि मेन स्ट्रीम मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कंप्लीटली। मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर कल दिल्ली में मोदी के जूतों पर जहर गिर गया तो दूसरे दिन मरे हुए 100 पत्रकार मिलेंगे। सर, ये चीज़ क्यों हुई? अगेन वही है। देखो, एक तो उन्होंने ये किया कि पहले जर्नलिस्ट को ऑफर की जाती थी, अब मालिक ही खरीद लिए। हाँ। एक बड़ा न्यूज़ ग्रुप चला गया अंबानी के पास, एक बड़ा न्यूज़ ग्रुप चला गया अडानी के पास, तो मालिक ही उनके हो गए। तो मालिक के ऑर्डर पे गुलामों को काम करना पड़ता है। तो वो सब गुलाम है। वो जो टेलीविज़न चैनल पर दिख रहे हैं आजकल, वो सारे गुलाम हैं। वो बस मालिक की बात दोहरा रहे हैं, मालिक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। एक परफॉर्मेंस बाकी जो है, जो नहीं करना चाहते, उनको या तो डराया गया है, या तो धमकाया गया है, या उनको खरीद लिया गया है। जो आजकल दिख रहा है, जो दिख रहा है, काफ़ी जो न्यूज़ चैनल पहले जो बिल्कुल हक बयानी करते थे, हाँ हाँ, अंदर की बातें बाहर लाते थे, आज वो चैनल कई छुप गए। उल्टा हो गया है। अभी वो अपोजिशन पार्टी को सवाल पूछते हैं। हाँ। मतलब अनंतर वो कश्मीर में जो यात्रा निकलती है जी, अनंतर यात्रा। हाँ, उस यात्रा में 4 हिंदुओं की हत्या हो गई। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या करेगा? सरकार तुम्हारी है, होम मिनिस्टर तुम्हारा है,
भले वो तड़ीपार है, हाँ लेकिन वो है होम मिनिस्टर, जिम्मेदारी उसकी है। इसकी है। लेकिन अभी ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है 2014 के बाद। देखिए 2014 तक जर्नलिज्म में ये एक मतलब ना लिखा हुआ ऐसा एक उसूल था उसूल था। कि अपोजिशन पार्टी को स्पेस देना ये उनका हक है, अच्छा, देना चाहिए। देना चाहिए। अपोजिशन के सवाल पूछने चाहिए, खड़े करने चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए अपनी बात कहने के लिए। 2014 के बाद अपोजिशन को ही कटघरे में खड़ा करना, ये नया ट्रेंड शुरू कर दिया गया है। किसी भी चीज के लिए अपोजिशन को सवाल कर रहे हैं, सरकार को कर रहे हैं। सरकार को सवाल पूछ ही नहीं रहे। क्वेश्चनिंग द पावर इज रियल जर्नलिज्म। क्योंकि एक जर्नलिज्म था जो पहले दिखाया जाता था, एक ही फ्रेम होता था और वो एंकर का होता था। हाँ, एक फ्रेम होता था, एंकर की तरफ होता था। आज एंकर का फ्रेम छोटा है और उसके अंदर जो विंडोज ओपन हो गए हुए, तो उसके अंदर पॉलिटिकल बहसें, हाँ। कास्टिज्म पे, रेसिज्म पे सवाल। तो सर कंट्री लीड किधर कर रही फिर इस चीज? ठीक है, वही तो कह रहा हूँ कि खबर ढूंढना बंद हो गया है। अब क्या होता है, कोई भी मसला लेकर बैठते हैं, किसी 4, 8, 10 गेस्ट को बुला लेते हैं और उसके ऊपर बातें चालू हो जाती है, डिबेट्स दिन भर। कोई खबर ढूंढ के लाई हो आपने, ऐसी कोई दिखाई ही नहीं देती। जर्नलिज्म जो ईमानदारी पे बेस था सर, वो खो गया। बिल्कुल यही वजह है कि मेन स्ट्रीम या पेड हो गई। नहीं, देखिए अब चैनल वाले या न्यूज़पेपर वाले कहते हैं कि पेपर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, पेपर की कीमत से पेपर नहीं चलाया जा सकता, इश्तेहारों पर हमको डिपेंड रहना पड़ता है और सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट सरकार देती है। Yes. तो सरकार देती है तो सरकार की जो शर्तें हैं जो पहले नहीं होती थी, जी, अब होती है, तो उन शर्तों के हिसाब ही हमको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो ये शुरू हो गया है। तो ये एक किस्म की लाचारी है और दूसरी वजह ये है कि मालिक खरीद लिए गए हैं। जो आपने पहले मेंशन कर दिया। बिल्कुल सर 2014 से पहले का मीडिया और 2014 के बाद की मीडिया में कितना फर्क है आपकी नज़र में? नहीं, 2014 के पहले जर्नलिज्म था, अब 2014 के बाद ख़त्म हुआ है। इसी परफॉर्मेंस चल रही है, सिर्फ परफॉर्मेंस चल रही है। मतलब एक है कि आपके कंट्री के जनरेशन को जो असल मुद्दों से डाइवर्ट कर कर दूसरे मुद्दों पर डाइवर्जन दिया हाँ बिल्कुल, जो है ही नहीं। है ही नहीं। प्रधानमंत्री 1 दिन के 2 दिन के सऊदी अरेबिया के दौरे पे जाते हैं, 16 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। 10 करोड़ रुपया उनका होटल के रूम का रेंट होता है, 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़। वो भले अमित शाह कुछ भी कहे कि वो एयरपोर्ट पे नहाते हैं, तो ये इस रूम में कौन रह रहा था? कौन रह रहा था? 2 दिन के लिए आप 16 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो। प्रधानमंत्री यूएस जाते हैं तो बाइडेन की वाइफ को हीरा देते हैं। जब मीडिया सवाल ही नहीं पूछता उनको कि खुद की बीवी को तो जीरा भी नहीं दिया, हाँ वो तो। और उनको हीरा देने जा रहे हो हमारे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से। सवाल कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? चाइना इतनी बड़ी ज़मीन हड़प करके गया, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। वो खुद प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। वो इतना डरते हैं चीन ये वर्ड से कि वो सचिन, कोचीन, प्राचीन, अर्वाचीन ये भी नहीं बोलते कि कहीं उसमें चीन ना आ जाए। ये तो बात आपने बहुत बेहतरीन की कि जो असल मुद्दे छुप गए, रूम्स के बारे में बताया जा रहा, क्या पहने वो बताया जा रहा, क्या ड्रेस आज पहनेंगे। और सबसे बड़ी बात सर, आज मेन स्ट्रीम मीडिया से फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा सप्लाई करी जा रही। फेक न्यूज़। हाँ, अभी रिसेंटली एक एक्टर को मार दिया गया, हाँ, बाद में स्टेटमेंट आया। ये क्या कर रहे सर? इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया फिर पूरा? देखिए पहले एक दौर था, मैं जब CNN-IBN में था, CNN-IBN में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। ओके। उसका एक एडिटर हुआ करता था। वो एडिटर नए जर्नलिस्ट को सिखाता था कि किस तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी है, जी, क्या क्या उसके स्टेप्स होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मिलने वाली इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें सिखाई जाती थी। अब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहा, किसी भी नहीं, क्योंकि खबर ढूंढनी ही नहीं है। माइक लेके रिफिल्स के अंदर चैनल्स के ऊपर आग लगा दी जाती है। हाँ बिल्कुल, एक पूरा परफॉर्मेंस की रेट करे जाते, जैसे आपने बोला। देखिए सवाल ही आपके मन में नहीं आने चाहिए। ये बड़ा ये एक
मतलब अलग किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। स्टूडेंट अगर कुछ पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट ने पॉलिटिक्स पर बात नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट ने पॉलिटिक्स पर बात नहीं करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट ही पॉलिटिकल है। ओके, जी 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 जी। हमारी बिल्डिंग का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो सोसाइटी के ग्रुप पर पॉलिटिकल मुद्दे नहीं होने चाहिए, ये लिखने में ही पॉलिटिक्स Politics है। आप नहीं चाहते कि असली मुद्दे सामने आए। बेरोजगारी इतनी बड़े पैमाने पर है। मेरा प्रधानमंत्री कह रहा है कि भाजपा की नीति ऐसी है जिसकी वजह से बिहार के लड़के अभी रील बना रहे हैं। ये नीति होती है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए चैनल पर। जो नहीं हो रही है। ये कैसे पॉलिटिकल पार्टी की नीति हो सकती है? इस देश के हर प्रधानमंत्री ने हर इस देश के युवाओं को कोई ना कोई रोल दिया था निभाने के लिए जी इस देश की डेवलपमेंट में। पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक मनमोहन सिंह तक हर दौर में उनको एक रोल मिला रोल है, मिला। जिम्मेदारी मिली है निभाने के लिए। अभी क्या है, पकोड़े तलो, रील बनाओ, गैस निकालो। इसको रोजगार समझते हैं। और लोगों की भी मतलब कभी कभी मुझे दया आती है उनकी भी दिमाग की। आप किससे उम्मीद कर रहे हो जो खुद कहता है कि जिंदगी के 35 साल उसने भीख मांगकर खाया, जिसने अपनी मेहनत से अपना पेट एक दिन भी नहीं पाला है, ना अपनी माँ का, ना आपके पिता का, ना अपनी पत्नी का, उसको रोजगार का क्या अहमियत हो सकती है? वो क्या रोजगार बना कर देगा आपको? सर, अब आपने जैसे जिक्र किया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सर, जब इंडिया बढ़ रहा था, जब इंडिया में डेवलपमेंट आ रहा था, काफ़ी जो कंट्रीज से इन्वेस्ट हो रहा था इंडिया के अंदर, तो हम तो वो स्टेज में थे जब हमारे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। हम वो स्टेज से आगे बढ़ते बढ़ते आज, जब अगर उस टाइम पे हम बेरोजगारी का सवाल उठाते थे जब हक बनता, जब आज इंडिया एक चाह बताया था कि इंडिया इज डेवलप्ड कंट्री, इंडिया का पूरे कंट्रीज के अंदर नाम हो रहा है, ये पोर्ट्रेट करे बाद अगर हम यूथ जो आज रोजी रोटी मांग रही है उनकी, चाहे वो बिहार से रहो, चाहे वो महाराष्ट्र से रहो, ये चीज़ को असल मुद्दा को डाइवर्ट करके यही चीज़ को क्यों सप्लाई किया जा रहा यूथ के अंदर? नहीं, ये किया जा रहा है क्योंकि देखिए, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। ये जो पॉलिटिकल सोच आज सत्ता में है, ये एक फैसिस्ट सोच है। ओके, फासीवादी सोच है। फासीवाद। फासीवादी सोच की को बढ़ने के लिए उसकी कुछ ज़रूरतें होती है। उसकी ज़रूरतों में एक ज़रूरत ये है कि लोग फाइनेंशियली, जी जी, आर्थिक तौर पर अपने घुटनों के बल आ जाए। ओके, जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन फाइनेंशियली घुटनों के बल पर आ जाएगी, तब वो इस किस्म के डिक्टेटर की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन के वक्त देख लिया। Yes. नोटबंदी कर ली, रोज नियम बदले जा रहे थे। Yes, रोज yes, yes. और लोग चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे उस हर चीज़ को। सब चीज़ को। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल ट्राई करके देख लिया कि हमने इनको घुटनों के बल लाया तो ये सुनते हैं या नहीं। तो सुनते हैं। दूसरी बात, अगर आप उनको बेरोजगार रखना चाहते हैं युवाओं को, तो उनको दूसरा कोई नशा देने की ज़रूरत है। तो उनको धर्म का नशा दिया, राष्ट्रवाद का नशा दिया और चले हैं। अब मतलब जिस लड़के के हाथ में डिग्री होनी चाहिए, यस यस, और या अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए उसके हाथ में, वो हाथ में कावड़ लेके घूम रहा है। ये कहाँ जा रहा है देश? मतलब यही देश 2014 से पहले चांद पर पानी ढूंढ रहा था। यस, आज तुम मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे क्या है ढूंढ रहे हो? कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। जो सोच इसरो को बुलंद करना चाहिए, हाँ, वो सोच आज वो हमारे। अब तुम जमीन के नीचे ढूंढ रहे हो। 100 साल पहले वहां क्या था, 500 साल वहां पे क्या था। और इसमें सब शामिल है। इसमें मीडिया शामिल है, इसमें ये पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, इसमें जुडिशियरी शामिल है। क्योंकि सर एक इंडिया के यूथ था जो आपने जैसा मेंशन किया कि चांद पे जा रहे थे हम। आज हम चांद पे भी कुछ और चीज़ ढूंढ रहे हैं सर। हाँ, चांद पे भी कुछ ऐसी आज डाइवर्जन। सर, आपकी नज़र से धर्म, एक जर्नलिस्ट, आप जो जर्नलिज्म जानते हो, ये छोड़ दीजिए मीडिया आज क्या करिए, आप जो जर्नलिज्म जानते हो, इसमें एक यूथ ने धर्म को कहाँ रखना चाहिए? नहीं, कहीं भी नहीं रखना चाहिए। धर्म का सवाल ही कहाँ आता है? देखो, इस देश के हर नागरिक को, सिर्फ जर्नलिस्ट को नहीं, हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जैसे है वैसे Yes. कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी है। यस,
संविधान में कर्तव्य भी बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ में पहली कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि सारे धर्मों के बीच आपस में ये कम्युनल हार्मनी बनी रहे, सौहार्दता सब लोगों के बीच में ये बनी रहे, ये रखना, बनाकर रखना, ये संवैधानिक कर्तव्य है। साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक सोच, इसको बढ़ावा देना ये जिम्मेदारी है हर नागरिक की, जर्नलिस्ट की तो सबसे ज़्यादा है। अब इस दौर में अगर आप खबरें चला रहे हो कि ज्ञानव्यापी मंदिर के नीचे क्या है, मस्जिद के नीचे क्या है, वहाँ पर क्या था, और फिर और कहीं यही बात, मैंने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे उस वक्त, ये ज्ञानव्यापी का जब मसला हुआ था, मैंने चंद्रचूड़ को खत लिखा था और उस खत में मैंने उनको लिखा था कि मैंने महाभारत पढ़ी है, महाभारत के दौर में दिल्ली का नाम हस्तिनापुर हुआ करता था और पांडवों ने जब कौरवों को हराया तो जीतने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया और मेरी जानकारी के हिसाब से वो श्री कृष्ण का भव्य मंदिर आज सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, तो सुप्रीम कोर्ट की खुदाई करने की परमिशन दो। बहुत बड़ा सवाल और फिर लिखा कि ये बेवकूफ़ी बंद करो, ये बेवकूफ़ी बंद करना आपकी जिम्मेदारी है जुडिशियरी की, आप नहीं निभा रहे हो, इसलिए ये पागलपन पूरे देश में चल रहा है। इसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, अरे तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है तुमको पता नहीं, तुम जमीन के नीचे क्या है ढूंढ रहे हो। ये तो आपने बहुत सही बात बोली कि जो बच्चों के हाथ में डिग्रियां होना चाहिए थे, रिसर्च सेंटर्स होना चाहिए थे। सर, एक आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जाएंगे, जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है। देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मतलब मेरी जर्नलिज्म तो ख़त्म हो गई समझो 2017 में वो जज लोया की खबर करने के बाद, लेकिन उसके बाद मैं हर जगह जाकर पूरे देश में और देश के बाहर भी ये बात करता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी परवरिश जिस घर में और जिस समाज में हुई वो 100% सेक्युलर था, वो 100% लिबरल था, वो 100% डेमोक्रेटिक था, वो 100% फियरलेस था। और ये मुझे माहौल मिला क्योंकि उसकी कीमत मेरे पुरखों ने चुकाई थी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेके। आज अगर मैं चाहता हूँ कि यही माहौल मेरी बेटी को मिले तो उसकी कीमत मैंने चुकानी चाहिए, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, हर जनरेशन को करना पड़ेगा। तो ये करना जरूरी है, इसके बिना जनरेशन लीड नहीं कर सकती। सर, एक वर्ड है विसल ब्लोअर, क्या वो सिर्फ मायने रह गए अभी इंडिया में, क्या वो है सपोर्ट सिस्टम का ही हमारे लिए? मतलब अभी ऐसा हुआ है ना कि विसल ब्लोअर हुआ करते थे, हाँ ऐसा बोलना पड़ता है। विसल ब्लोअर एक दौर था, मैं आज ही मेरे दोस्त से बात कर रहा था, मैं बोल रहा था आजकल दौर ऐसा है कि चप्पलें एयर कंडीशन दुकानों में बिकती है जी, और किताबें रास्ते पर बिकती है। एग्जैक्टली। तो ये फ़र्क जिसको समझता है उसने उल्टा फ़र्क लाने की ज़रूरत है, और उसके लिए जिसको समझता है उसने उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। फिर विसल ब्लोअर ये एक सिर्फ शब्द बनकर नहीं रहेगा, उसका कुछ मायना तैयार होगा। मराठवाड़ा में अभी बारिश के दौर में इतनी बर्बादी हुई किसानों की, 66,000 एकड़ ज़मीन की मिट्टी बह गई पूरी तरह से, वहाँ पत्थर है अभी, पूरी किसानों की 66,000 फार्मर्स खड़क आ चुकी है, पूरी जमीन मिट्टी वहाँ से धुल चुकी है। वहाँ पे सरकार कह रही है कि हम वहाँ पर मतलब NREGA के अंदर वहाँ पर दोबारा मिट्टी डालेंगे। कब? सवाल तो वही है ना, कब? उसके लिए कितना टाइम लगेगा? वो जो वहाँ का जो तहसीलदार होगा वो मंजूर करेगा, वो मंजूर करता है क्या हर एक के लिए, या उसकी भी कुछ अपेक्षा है पैसे की? हाँ, वो करने के लिए, वो करने के बाद अभी बारिश का दौर ख़त्म हुआ है, अभी सारे डैम में पानी है, अभी तो आप वहाँ से कुछ भी मिट्टी निकाल नहीं सकते। तो इसके मतलब वो मिट्टी निकालने के लिए डैम की और 7-8 महीने लगेंगे। तो ये 7-8 महीने वो क्या करेगा? भूखा मरेगा। इनके लिए कुछ रास्ता नहीं है, फिर कुछ नहीं है। लेकिन कौन जर्नलिस्ट है जो वहाँ फील्ड पर जाकर ढूंढ रहा है? आपको यकीन नहीं होगा, सोयाबीन जी सोयाबीन का जो क्या प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं सरकार, जी जिसके बेसिस पर MSP दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है। सोयाबीन का इरिगेशन कॉस्ट कितना पकड़ा है सरकार ने, पता है? कितना सर? 1 हेक्टर के लिए 4 रुपये 70 पैसा।
मैंने मेरे बम्बई के जर्नलिस्टों को वो पूरा टेबल दिया, मैं बोला ये इस पर खबर करो, तो वो मुझे पूछते हैं कि इसमें क्या खबर है। मैं बोला मुंबई में सुलभ शौचालय में एक बार जाने के लिए 5 रुपये लेते हैं और यहाँ 4 रुपये 70 पैसे में आप सोच रहे हो 2.5 एकड़ जमीन का सिंचाई करेगा वो। 1 हेक्टर को अगर 4 रुपए के अंदर बांटा जा रहा है सर, और वो मतलब उसको सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। फिर हर कोई सर, हम किसानों की सुसाइड के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हम उनकी सुसाइड को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर ये लफ्ज़ रह गए जुमले। अमित शाह ने तो बोल दिया ना, वो जुमले है। हाँ, वो हाँ, आया था उनका भी। हाँ। तो अभी जो हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं और आपकी जो नज़र देख रही है, सिर्फ जुमलों की बाजी है, सिर्फ बिल्कुल जुमलों की बात। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हाँ, जा रहा है। पब्लिक ने क्या करना चाहिए फिर? बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। अब ये 1500 रुपये लड़की बहन का जी, जो जी। महाराष्ट्र में एक नाटक किया, अब तो उसको कम करिए जा रहे, कम कर दे तो ये भी खत्म हो जाएगा। हर बार खत्म ही होगा। महाराष्ट्र में रोल पर उतने स्टूडेंट नहीं, ये कहकर 66,000 स्कूल बंद किए, सरकारी स्कूल। हाँ, पिछले 11 सालों में 11 साल में 66,000 स्कूल्स बंद कर दिए। मतलब गवर्नमेंट की स्कूल में कौन से समाज के बच्चे पढ़ने जाते हैं? माइनॉरिटीज़ के, बहुजन के, दलित के, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। उनको तुमने 66 लाख बच्चों को तुमने शिक्षा से दूर कर दिया, ये कहकर कि ये स्कूल चालू रखेंगे तो 2000 करोड़ रुपया खर्च आएगा, और फिर ये कहकर आपने बंद करवा दिया। नासिक में कुंभ मेला के लिए कितना पैसा दे रहे हो? 14,000 करोड़। 14,000 करोड़। वहाँ कौन आने वाला है? सारे गांजा पीने वाले आने वाले हैं। हम नासिक में रहते हैं, जी जी जी। टनों में, ट्रक में भर भर कर गांजा आता है वहाँ पे, 5-5, 10-10 टन पूरी सिटी को गंदा करके चले जाते हैं। पूरी सिटी 10 दिन बंद रहती है, किसी को भी इजाज़त नहीं होती घर के बाहर निकलने की। जो शहरी है वहाँ के, जो प्रॉपर नासिक के, उनको अलाउड नहीं होता घर के बाहर निकलो, दुकान खोलो, रेस्टोरेंट खोलो, अपना अलाउड नहीं है। एक बहुत बड़ी बात आप। हाँ, लाखों की तादाद में लोग आएंगे वहाँ पे, Obviously। सब गंदा करके चले जाएंगे। अब कह रहे हैं कि 6 करोड़ लोग नासिक में आएंगे। नासिक शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। 40 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ 6 करोड़ लोग आने वाले हैं। नासिक में 600 सुलभ शौचालय भी नहीं है, ये कहाँ गंदगी करके चले जाएंगे पूरे शहर में? उसके लिए तुम्हारे पास 14,000 करोड़ है, लेकिन मेरे महाराष्ट्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास 2,000 करोड़ नहीं है। फिर तो एजुकेशन खत्म होने में फिर बिल्कुल, क्योंकि सर अक्सर ये देखा चाहते ही नहीं है कि बहुजनों के बच्चे पढ़े। फिर ये 66,000 स्कूलों के 3 लाख टीचर्स की नौकरी चली गई। एक स्कूल में 5 है पकड़ो तो भी, 3 लाख टीचर्स की नौकरी आपने खींच ली, और उनकी बीवियों को दे रहे 1500 रुपये लाडली बहना। ये एक डाइवर्जन है मतलब सर। लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जर्नलिज्म की। ये जर्नलिज्म की है। क्यों इसके ऊपर कोई भी खबर किसी भी अखबार में नहीं दिखती? सर आज जर्नलिज्म डरता है, एक जर्नलिस्ट अगर अपनी बेबाक से आवाज रखता है सामने। देखो, राजनेता भी डरते हैं। हाँ, अगर तुम सच्चाई दिखाओगे तो वो भी डरेंगे। वो दौर भी हमने देखा है। हाँ। इरिगेशन स्कैम मैंने निकाला था महाराष्ट्र में जो हुआ जी जी जी। उस वक्त, और सुनील तटकरे उस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर थे। आप यकीन नहीं करोगे, मंत्रालय में अगर इत्तेफाक से सामने आ गया मैं, तो फटक से किसी केबिन में चले जाते थे। किसी के भी सामने आने, नजर मिलाने का डर था उनको, क्योंकि आप वो सवाल पूछ रहे थे ना। तुम सच्चाई का सामना करने की हिम्मत इन लोगों में नहीं होती है। ये नासिक के कुंभ के पहले, मतलब पिछले कुंभ के वक्त ही मैंने खबर की थी। मैंने अकबर के 14 फरमान निकाले थे। ओहो। और ये खबर की थी कि ये कुंभ की प्रथा अकबर ने शुरू की। जी जी जी। सम्राट अकबर ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस बार क्या किया? नासिक में आए, नासिक में बोला कि नासिक के कुंभ में हम शाही स्नान नहीं बोलेंगे, अमृत स्नान बोलेंगे। ओहो, वर्ड प्ले। हाँ, क्योंकि शाही स्नान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बादशाह ने स्नान किया था, इसलिए वो उसको शाही स्नान कहने लगे। अब तुम इतिहास को तुम्हारी आइडियोलॉजी से रिप्लेस नहीं कर सकते। इतिहास इतिहास है, उसको तो उसके फरमान है, अब झुठला नहीं सकते उससे।
क्योंकि सर नासिक ये शहर और जितना मराठवाड़ा है, तो ये तो हमेशा सबने बात की, डेवलपमेंट की बात करते हैं। नहीं, क्या उन्होंने क्या डेवलपमेंट, उन्होंने नाम बदल दिया सिर्फ शहर का। मुझे कई बार पूछते हैं कि तुम औरंगाबाद क्यों बोलते हो, मैं बोला मैं औरंगाबाद ही बोलूँगा। जब तुम अहमदाबाद का नाम बदलोगे ना, हाँ, तब मैं संभाजीनगर बोलूँगा। पहले अहमदाबाद का बदलो। यहाँ के बदल दी जा रही है, वहाँ के तो ऐसी की हाँ, वैसी है। मोदी वहाँ का है ना, हाँ, तो बदलो ना। 13 साल वहाँ मुख्यमंत्री था, नहीं बदला। उसके बाद 12 साल प्रधानमंत्री है। 25 सालों में तुमने तुम्हारे शहर का नाम नहीं बदला। हमारे यहाँ पे नाम बदल रहे हो और कह रहे हो कि इसको डेवलपमेंट कहो। डेवलपमेंट तो है ही नहीं सर कहीं। कहाँ डेवलपमेंट है? आप जाके देखिए लोकल एरियाज में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। सड़कें तक तुम नहीं बना सकते ढंग से। जैसे कि यूनेस्को का है ये शहर में इतने गड्ढे के, जिसकी हाँ यूनेस्को ने भी मेंशन कर दिया। हाँ। पानी का सबसे बड़ा मुद्दा सर, वॉइस रेज ही नहीं कर पा रहा कोई। देखिए, या तो कोई राजनीतिक संगठन चाहिए उस आखिरी आदमी की आवाज़ बनने के लिए, या जर्नलिस्ट चाहिए। जर्नलिज्म इज बिकमिंग वॉइस फॉर द वॉइसलेस। ओह, जिसको आवाज़ नहीं है उसके लिए आवाज़ बनना, चाहिए। ये जर्नलिज्म है। अगर तुम वही नहीं कर रहे हो तो तुम अपनी माँ के साथ बेईमानी कर रहे हो। एग्जैक्टली। सर मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि ये तो बात चलती रही है हमारी, कि आपका सबसे डेंजरस इन्वेस्टिगेशन कौन सा था जिसमें आपको बहुत तकलीफ आई, प्रेशराइज हुए? मैं रफ़ीक कुरैशी नाम से गुजरात में रह रहा था। ओके। ये पहली लिंचिंग की जब हादसा हुआ अखलाक का, अखलाक। उसके बाद, और मैं राजस्थान से गाय भैंस खरीद कर गुजरात में लाकर बेचता था, और रास्ते में किस तरह से एक्सटॉर्शन किया जाता है ओहो जी। बजरंग दल की तरफ से, ये पूरा रिकॉर्ड करता था। मेरे घड़ी में कैमरा था, मेरे चश्मे में था, मेरे बटन में था। तो ऐसे 4-5 कैमरे बॉडी पर लगाकर मैं, कई बार मुझे ट्रक से खींचा, मारा और पैसे दिया, फिर मतलब बात करने के लिए मुझे लेके गए। वो आदमी ने मुझे डायरेक्टली बोला था कि डर हमारी इन्वेस्टमेंट है। एक आदमी मार डालते हैं तो 10-20 हज़ार लोग डर जाते हैं, इसलिए बीच बीच में लोगों को मारते रहना पड़ता है, दबाव बना रहा हाँ। तो गोरक्षा ये आम आदमी के लिए श्रद्धा का विषय बना दिया। उनके लिए एक बिजनेस मॉडल है। अच्छा। और उनकी बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट, आम लोगों का डर, डर का धंधा। हाँ। अब देखिए, भारत में तो कानून है ना जी, गौ हत्या बंदी का। यस। अब भारत में कानून, गौ हत्या बंदी का कानून बनने के बाद भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 कैसे बनता है? ये सवाल नहीं पूछा जा रहा ना सर। तो ये पूछना जिम्मेदारी है ना जर्नलिस्ट। जब ये सवाल आता है, हाँ, कहीं कहीं ये लगता है सर, ऐसा यंग में बात करूंगा, कि ये चीज़ें कभी व्हाट्सएप पे क्या इंस्टा पे घूम रही है, हाँ, मेन मीडिया पे है ही नहीं। तो सर मेन तो देखो, मैं ये बात भी कहता हूँ हमेशा, आज़ादी के आंदोलन में जी महात्मा गांधी ने इनोवेशन लाया। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था ये इनोवेशन था, जिसका कोई जवाब नहीं था उस वक्त की सरकार के पास। आप सिर्फ सत्य का आग्रह कर रहे हो। आज उसी सत्याग्रह को नए टेक्नोलॉजी, नए फॉर्मेट में, नए समय के हिसाब से लाने की ज़रूरत है, और उसके लिए पहले लोगों को उजागर करना, उनका प्रबोधन करना, ये सबसे अहम है। सब पेड मीडिया ने डैमेज दे चुका? बिल्कुल दे चुका है। कितना % अगर हम ले तो 90%? पता नहीं कितना टाइम लगेगा रिकवरी के लिए। एक जो क्योंकि देखो, आदत हो गई है अभी एस्टेब्लिश्ड मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, उस किस्म के पैसे की, उस किस्म के सहूलियत की, इन सारी चीज़ों की उनको आदत हो चुकी है। अब अचानक सरकार बदलने से उनकी आदत नहीं छूटेगी। बेशक। उसके लिए वो पूरी जनरेशन रिप्लेस होनी जरूरी है। तो मेरा मानना यही है कि उनको छोड़ दो, मैं उनको नहीं सुधारूंगा, लेकिन मैं नई सुधरी हुई जनरेशन तो बना सकता हूँ उस समय में। क्योंकि सर एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, तो ये चेंज हो रहा है। हाँ, ये जो चेंजेस लाने की चीज़ें चल रही है,
तो इसके अंदर वो चेहरे आ चुके हैं जो लोगों के आज आइडल बन चुके हैं। हम्म। तो ये आइडल बना के और अपनी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करने का ये कब चेंज हो सकता सर? देखो मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित नेहरू इनकी कहानियाँ सुनाते ऑब्वियस थे। है, ऑब्वियस। तो मुझे उन पर यकीन होता था क्योंकि उन्होंने उन लोगों को देखा था। वो अपने अनुभव बताते थे कि गांधी जी ने 42 के आंदोलन में ऐसे ऐसा करो या मरो की नारा लगाया, हम उसमें शामिल हो गए, मुझे अरेस्ट कर लिया गया था, मुझे 3 साल जेल में रखा। ये उनके अनुभव थे, इसलिए मैं उन पर यकीन करता था। आज के बच्चों को अगर आप भगत सिंह और महात्मा गांधी बताओगे तो उनको यकीन नहीं होगा, उनको लगेगा ये कोई माइथोलॉजी की फिगर है, क्योंकि उन मूल्यों पर चलने वाला उनके इर्द गिर्द एक भी एग्जाम्पल नहीं दिखता नहीं है, नहीं। उस किस्म का निडर इंसान, उस किस्म का बेखौफ आदमी जो हाथ में कोई हथियार नहीं है लेकिन लड़ रहा था, लोगों को इकट्ठा कर रहा था। अनपढ़ भारत को उसने जगाया, अनपढ़ और गरीब भारत को उसने जगाया उस आदमी ने, और इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस पर उनको यकीन नहीं होता है क्योंकि उन मूल्यों पर चलने वाला उनको कोई भी नहीं दिखता है। तो मैं यही कहता हूं कि हमें वो एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, हमें उदाहरण बनना पड़ेगा उस किस्म की बेखौफी का, उस किस्म के निडरता का, उस किस्म के सैक्रिफाइस का, उस किस्म के बलिदान का। जब हम एग्जाम्पल बनेंगे तब बच्चे यकीन करेंगे नहीं, इन मूल्यों पर चलना वाकई में अच्छा है। क्योंकि सर आपने भी, आप तो देख रहे ही है, एनआरसीटी की बुक्स से ही कुछ चैप्टर गायब हो गए। हाँ, हिस्ट्री एक अलग डाइवर्जन में जा रही है। हाँ, तो ये इफेक्ट कर दिया हाँ, और करते रहेंगे हाँ, हाँ। ना, इसके लिए सवाल पूछा जा रहा। तो हम जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं? वो हिस्ट्री जो था ही नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए तो ये मेरी जनरेशन की जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने असल हिस्ट्री पढ़ी है। यस। तो ये किताबों से भले गायब कर दे, फिर भी मैं उन लोगों तक जा जा कर बताऊँगा कि असली इतिहास क्या है, और मेरे पास उस इतिहास के सबूत है तो मैं दिखाऊंगा कि देखो ये सबूत है, ये जो तुमको बताया जा रहा है ये झूठ है। हमको स्टडी करना पड़ेगी, हमको करना हमको वो पड़ेगा, चीज़ हमारे बिल्कुल। पास सेफ रखना पड़ेगी। हाँ, कि कल जब सवाल उठे हाँ, तो हम डिस्कस करके उस बात को आगे ला के सकें। बिल्कुल। ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवेकानंद से चर्चा करते थे। अब विवेकानंद का देहांत होने के 7 साल बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, और कब चर्चा किया करते थे? एक दूसरों के सपनों में भी आ नहीं सकते थे। बहुत बड़ा गैप है बीच में। हाँ, वैसे तो कुछ भी कहते हैं। भगत सिंह सावरकर के पास चले गए कि तुम्हारी किताब का मैं हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ। सावरकर की जब किताब आई 1909 में, तब 2 साल के भगत सिंह अपनी माँ की गोद में खेल रहे थे। उनको पंजाबी भी नहीं आती थी शायद उस वक्त, 2 साल की उम्र में। वो अंग्रेजी किताब पढ़कर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले थे। लेकिन कुछ भी झूठ परोसा जा रहा है, और वो परोस रहे हैं क्योंकि उसको काउंटर करने वाले कम है, पूछने वाले नहीं रहे। हाँ। और सर पब्लिक को मज़ा भी उसमें दिला दिया गया। यही न्यूज़ है। हाँ। यही फैक्ट है। हाँ। एक एग्जाम्पल है, जैसे छोटा सा एकदम, जिस पे हमेशा बहस रहती है। अब पब्लिक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो नवी मशहूर हो चुकी है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। प्रधानमंत्री अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो शायद भागवत और मोदी को पोलियो हुआ था। प्रधानमंत्री नेहरू बने जी, उन्होंने फ्री में पोलियो की डोज बांटी लोगों को, इसलिए इन लोगों को पोलियो नहीं हुआ। उन्होंने मोदी की तरह 800-800 रुपये लिया नहीं एक डोज का, एक डोज, और उसके बाद भी थैंक यू मोदी जी के पोस्टर मुफ्त में पूरे देश को बांटी। गरीब देश ने बांटी, गरीब देश ने मुफ्त में शिक्षा दी। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस कितनी थी? 750 रुपया साल की। 750 रुपये। 3000 रुपये में मैं इंजीनियर बना। आज सर 1 लाख, आज सोच भी नहीं सकते, एक कॉमन मैन तो सोच भी नहीं सकते। स्कूल की फीस, प्राइवेटाइजेशन। सर मेरा एक सवाल, ये प्राइवेटाइजेशन के साथ जो बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि सरकारी संस्था रहेगी तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा।
सरकारी संस्था रहेगी तो कई सारे कानून के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, इसलिए तो वो नहीं करेंगे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर दो, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर एक क्लास उससे डिस्टर्ब हो जा रही ना। वो ही तो उनका इंटेंशन है। वो ब्राह्मण्यवाद चाहते हैं, एक ही जाति का वर्चस्व बना रहे। सर एक मैंने एक बात सुनी थी, पढ़ी थी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कांग्रेस सरकार आ रही थी तो उस टाइम जो खजाना था बहुत कम था। हाँ तो ये फैक्ट है। हाँ, ये फैक्ट है। फिर मनमोहन सिंह ने बोला था कि 3 महीने सरकार चलाने के लिए ही हाँ। इतना पैसा बचा। हाँ, फिर मनमोहन सिंह को इतना डिग्रेड क्यों किया गया? नहीं देखिए, मनमोहन सिंह को डिग्रेड किया या कर पाए क्योंकि मनमोहन सिंह की तरफ से कोई खबर ही नहीं कर रहा था। ये मीडिया तभी इनके हाथों चला गया था। चला चुका था। नहीं तो मनमोहन सिंह को मौनी कहा करते थे। मनमोहन सिंह ने 1400 स्पीचेस दिए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। 1400 एवरी वीक उन्होंने एक स्पीच दिया है कम से कम। मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी ने, चीफ मिनिस्टर था 13 साल और अभी 12 साल हो गए, 25 साल में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। नहीं है। और इसके ऊपर भी प्रेस सवाल नहीं पूछती है। कोई अक्षय कुमार जाता है, आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो, चूस के खाते हो, ये सवाल है। यही तो असल मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। हाँ। कि ये चीज़ जब होंगी तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म खत्म होने के कगार पे आ गई। खत्म हो चुकी है भाई, कल ये मैं भी- वही कह रहा हूँ। कल यही बात करना पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी हुआ है। करता था। अगर आज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रहती एक्टिव तो वो कहती थी सिंदूर में क्या हुआ, सर वो ढूंढ के निकालती थी। आज रहती तो ये दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, दिल्ली में ब्लास्ट हुए, दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद सारा एविडेंस जिस पुलिस स्टेशन में रखा था उस पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो गया और सारा एविडेंस खत्म हो गया। कोई पूछने वाला ये इन्वेस्टिगेशन करने लायक चीज नहीं है, एग्जैक्टली है, करना पड़ेगा। तो नहीं हो रहा है। कि लोगों में इच्छा खत्म हो गई सच्चाई सुनने की, सच्चाई जानने की। डर रहे हैं, डर है। ये या तो बीके है या डरे हुए हैं। दो ही चीज़ें हो सकती। हाँ, और वही डरा हुआ पत्रकार मरी हुई कौम पैदा करता है। एग्जैक्टली। वो ही करने की कोशिश पूरी की। कोशिश हो रही है। सर आपकी नज़र में इंडिया के अंदर सबसे अंडररेटेड जर्नलिस्ट कौन है? अंडररेटेड, अलग किस्म, मतलब अलग टाइप के जर्नलिस्ट हैं। एक पार्थ एमेन नाम एमेन। का है, लड़का है, वो निखिल वागड़े का बेटा है। जी जी। वो रूरल एरियाज कवर करता है। एरियाज कवर करता है वहाँ पर, और अल्टरनेट मीडिया में वो उसका कवरेज आता है, पेरी मीडिया में वगैरह दूसरी जगह पे। तो वो एक है, लेकिन उसको उस किस्म के से पॉपुलैरिटी या अहमियत यहाँ नहीं दी जाती। भारत के बाहर मिलती है, उसको कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिलते हैं, रिकॉग्निशन वहाँ पर है, यहाँ लेकिन नहीं है। यहाँ नहीं है। सर एक जर्नलिस्ट जो ब्रूटल है और सच्चा है आपके नज़र में? रवीश है, अजीत अंजुम है, अशोक कुमार पांडे जर्नलिस्ट नहीं है, या फिर वो नाम जिस पे सोहित मिश्रा है। जी जी जी, वो नाम, या फिर वो नाम जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं जर्नलिज्म के? नहीं, देखो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक उसूल है, जी। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, मुझ पे भी मत करो। अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने पास ही तक ठीक है। एक पॉलिटिशियन जिसके आपने सीक्रेट रिवील किए और आपको बहुत इफेक्ट हुआ उसकी वजह से? अमित शाह। अमित शाह, हाँ सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट हाँ। वही केस की वजह से। हाँ, आपका इंस्पिरेशन किससे मिलता है आपको? बहुत सारे एक वन नाम बहुत जिसको सारे आप inspirations ये हैं। कहना चाहेंगे? जर्नलिज्म में अगर पूछोगे तो गणेश विद्यार्थी नाम के एक जर्नलिस्ट थे। जी। प्रताप नाम का उनका अखबार हुआ करता था। पंडित नेहरू ने कांग्रेस के भीतर जो नौजवान सभा शुरू की थी, उस नौजवान सभा का वो हिस्सा थे, और उनके ज़रिए
पंडित नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इनके कांटेक्ट में रहते थे, उनको पैसे भी देते थे। और वो इतने आइडियलिस्ट थे कि कानपुर में जब दंगे हुए तो वो दंगे रोकने के लिए खुद रास्ते पर आए और वो दंगाइयों को उन्होंने कहा कि मुस्लिम बस्ती पर हमला करने के लिए जा रहे थे जी। कि मुझे मारे बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो उस भीड़ ने उनके टुकड़े कर दिए थे गणेश विद्यार्थी ने। तो उसूलों के लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। ये सेक्रीफाइस है जो आज बहुत जिंदा बड़ा रखा हुआ है कहीं ना कहीं। बहुत बड़ा sacrifice। बहुत बड़ा मतलब गणेश विद्यार्थी ये नाम मालूम नहीं है लोगों को, ये भारत का हीरो होना चाहिए, अपनी जान कुर्बान कर दी। सवाल ही नहीं। सर, एक पॉलिटिशियन जिसको आप एडमायर करते हो, राहुल गांधी। किस लिए? कुछ दो खास चीज़ें उनकी। एक तो बहुत जेन्युइन है, सिंसियर है, बहुत ही जेन्युइन है। मतलब इतना जेन्युइन इंसान मैंने देखा नहीं, मैंने बहुत करीब से भी उनको देखा है। और उनको असल प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आया है। आज लोग क्या सोचते हैं, या जर्नलिस्ट भी क्या सोचते हैं, या अपोजिशन पार्टीज के लोग भी क्या सोचते हैं, ये मोदी का क्या करेंगे, ये शाह का क्या करेंगे, फडणवीस का क्या करेंगे। मोदी, शाह और फडणवीस ये सिम्टम्स है, ओके। डिसीज नहीं, ये लक्षण है, ये बीमारी नहीं। बीमारी नागपुर में है, तो उसका इलाज ढूंढना चाहिए। जब आप बीमारी पर इलाज करोगे तो ये सिम्टम्स अपने आप दूर हो जाएंगे। तो उसको ये पता है, और वो अकेला आदमी है जो आरएसएस का नाम लेके बोलता है। उसको भी डराने की कोशिश की जाती है, उसको भी धमकाने की कोशिश की जाती है। वो अपने एक्शन से जवाब देता है। उसने किसी को बताया नहीं कि निर्भया के भाई की वो हेल्प कर रहा है। वो निर्भया की माँ ने जब बोला तब लोगों को पता चला कि उसने मदद की थी। हाँ, वो उस हर तबके के आदमी को जाकर मिलता है जिसके पास कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर फटकता भी नहीं है। वो मोची के पास जाएगा, वो टेलर के पास जाएगा, वो सलून में जाएगा और समझेगा। मतलब सुनने वाला एक ही नेता है, बाकी सुनाने वाले बहुत है। वो सुनता है लोगों से। उसको अब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जी। उसकी दादी की जिन लोगों ने हत्या की, उस पंजाब में पूरी तरह से ग्रीस लगा हुआ गैरेज में काम करने वाला आदमी उसको वो गले लगा रहा है। तमिलनाडु में उसके पिताजी की हत्या हुई, उन लोगों से वो बिल्कुल उनके भीतर जाकर मिल रहा है। तो वो इस देश के आम आदमी के साथ कनेक्शन बना रहा है। अब ये बात छोड़ दो कि उसकी पार्टी में नीचे क्या है। आपने एक नेता पूछा, मैंने, तो वो मुझे वाकई में बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही सच्चा और निडर नेता लगता है। सर, एक लास्ट सवाल, एक सवाल लेता मैं कि उसके बाद सबसे सेकंड लास्ट सवाल करते हैं इसको कि यंग जर्नलिज्म में कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए जिनको जहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिलता रहे? अरे बाप, ऐसी एक नहीं है यार, बहुत सारी। आपकी नज़र में जो दो बुक्स होंगी? बहुत सारी किताबें। स्टार्ट कहाँ से करें? आपने जहाँ से स्टार्ट किया रहूँगा वो बुक मेंशन कर दो। मेरे पास 16,000 किताबें हैं। ये तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, मैंने पढ़ी हुई। कहाँ से करें? कौन सी सबसे किसकी स्टोरी पढ़े जहाँ से कि इंसान के अंदर वो आग भड़की कि मैं अब वो चीज़ करने आगे बढ़ जाऊँगा? मैं बताऊँ तो गांधी जी की आत्मकथा, गांधी जी क्या ऑटोबायोग्राफी। उसमें मतलब उन्होंने सब कुछ लिखा है। उन्होंने की हुई गलतियाँ, उन्होंने पिताजी के जेब से पैसे चुराए थे, नॉनवेज खाने के लिए चुराया था, वो भी उन्होंने कबूल किया है। तो उन्होंने किए हुए गलत चीज़ें भी बताई है, फिर वो कैसे बनते गए। और सबसे मुझे जो इंस्पायरिंग बात लगती है कि उनकी सोच कितनी सुलझी हुई थी, ये उसमें समझ में आता है। एक ट्रेन में से धक्का देकर उनको बाहर फेंक दिया। वो क्या पहले थे जिनको फेंक दिया? नहीं, कई सारों को, कई सैकड़ों हजारों को इस तरह से ढकेल दिया होगा, लेकिन वो उठकर खड़े हुए उन ढकेलने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हाँ, और पूरा देश आज़ाद कर दिया।
ये एक बात है। दूसरी बात, वो ये बात कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन सनातन धर्म को जो बातें मंजूर नहीं है वो हर चीज किया करते थे। वो हिंदू धर्म की 2 ही रिचुअल्स रोज करते थे, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना। सुबह वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, शाम को वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीड़ पर आई जाए रे, जो ऑल इंक्लूसिव सर्व समावेशक प्रार्थनाएं है ये दोनों। उनको एक और ये बताना जरूरी है, एक आदमी उनके पास आए जी कि मंदिर के उद्घाटन के लिए हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो बोले मैं नहीं मंदिर जाता, वो कभी नहीं गए, मैं मंदिरों में नहीं जाता। तो उन्होंने बोला कि क्यों, आप भगवान नहीं मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ, ईश्वर सत्य है। तो कौन से भगवान को मानते हो? उन्होंने सत्य ही ईश्वर है। तो ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। इससे उन्होंने श्रद्धा के दायरे में विवेक लाया, रैशनैलिटी ला दी कि आप सत्य का आग्रह करो, वो पूजा है, भगवान की पूजा है, सत्य का आग्रह करना। तो इस तरह से श्रद्धा को भी रैशनैलिटी देना ये दूसरे किसी आदमी को मुमकिन नहीं हुआ। और जब तक धर्म की स्पेस गांधी जी जैसे लोगों ने पकड़ के रखी थी, तब तक ये आज के जो मवाली है धर्म के नाम पर करते हैं वो घुस नहीं पाए वहां पे। आज फिर से उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की जरूरत है। इसलिए कई बार ये जो बनते हैं ना कि राहुल गांधी मंदिरों में जाता है, अरे तो आपको क्या दिक्कत है? वो मंदिर में जाके राजनीति की बात नहीं करता है, वो राजनीति में मंदिरों की बात नहीं करता है, लेकिन उस स्पेस को पकड़ने की जरूरत है ना, जो जहां पर सब लफंगे आ चुके हैं, तो वो जरूरी है। सर यही तो चीज़ थी जो आप मेरे को जब आपने ये बोला कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म था, रहेगा की बात ही नहीं आ रही, था कल ये बच्चे ये बात करेंगे, हुआ करता था विसर ब्लोअर एक। आप लास्ट वर्ड में यंग जर्नलिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये है फ्रेम सर आपका। मैं पहले तो यही कहूँगा कि बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, अपने आप के साथ, खुद के साथ ईमानदार रहो। पहले तय करो कि आप जर्नलिज्म में क्यों आना चाहते हो, और जिस वजह से आप आना चाहते हो उससे आप ईमानदार रहो। ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे मैं मानता हूँ कि लोगों को सच बताना और शैतान को शर्मिंदा करना, यही जर्नलिज्म है। ये थे निरंजन टाकले सर आपके साथ एक सीरियस चीज़ के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के ऊपर। आप मेरे साथ बने रहिए ऐसी ही तरह, स्टे ट्यून। मैं माजिद निज़ामी ऐसे ही गेस्ट लाते जाऊंगा जहां से यूथ को इंस्पिरेशन मिले और एक्चुअल पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म को समझे। सो जब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून, लाइक एंड फॉलो एंड शेयर। थैंक यू।